आज उस विश्व गुरु के बारे में बात करने वाले हैं जहां से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते ही हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बच्चे को बाहर भेज दिया जाए। किसी भी कॉलेज का प्रोफेसर हो वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो ये बात मान ली गई है कि आपको कोई भी प्रोफेसर आके नहीं पढ़ाएगा। अगर उसके नाम के आगे प्रोफेसर लगा हुआ है ना तो एक चीज आपको मिलेगी और दैट इज ईगो। लगभग हर बच्चे के ऊपर सरकार 60 से 80 हजार रुपए खर्च करती है पर ईयर। तो आपके इस हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के बाद में एक सरकारी कॉलेज तक पहुंचने का फायदा क्या हुआ जब वहां के टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। छोटे काम उनको करने में शर्म आती है और बड़े काम उनको कोई देता नहीं क्योंकि उनके पास में वो कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जिसके लिए उनको कोई भी कंपनी आकर हायर करे। आप ये पाएंगे कि दुनिया के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है वो चाहे किसी भी फील्ड में हो वो अपने फील्ड के मास्टर अपने आप के लिए पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इज नियरली 1 to 2%। और आखिरकार जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे, हम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद में हमारे एम्प्लॉयमेंट का क्या। मेडिकल कॉलेज के 95% स्टूडेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेसर्स। जो अनएजुकेटेड लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 3% है क्योंकि इंडिया के किसी भी सिस्टम ने किसी भी लेवल पर उसको इस लायक नहीं बनाया कि वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। Once Nelson Mandela said that education is the most powerful weapon by which you can change the reality of world. सो भाई एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा भी आ गया है। सरकार ने युवाओं की और जेंजीज की सारी बातें भी मान ली है, सारी शर्तें भी मान ली है, लेकिन असल मुद्दा आज भी वही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम आखिर कब सुधरेगा और कैसे सुधरेगा। अब क्यों एजुकेशन सिस्टम खराब है उसकी बातें तो हम लोग आज करने वाले हैं। देखिए, नेल्सन मंडेला जो कि दुनिया के बहुत सारे टॉप लीडर्स में से एक माने जाते हैं, वंस नेल्सन मंडेला सेड दैट एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बाय विच यू कैन चेंज द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। बट अगर आज मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि इंडिया के अंदर इतने ज्यादा एजुकेटेड यंग पीपल या यंग स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी आखिर क्यों देश का युवा अपने करियर में आगे बढ़ने से डरता है, आखिर क्यों वो अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज्ड है, और आखिर क्यों इतना एजुकेटेड होने के बावजूद भी इंडिया का स्टूडेंट रियल लाइफ के प्रॉब्लम से अनजान है। सो गुड इवनिंग एवरीवन, और आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे सेशन के बारे में या एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बाद में आपकी सोच इंडियन एजुकेशन को सिस्टम को लेकर पूरी तरह से बदल जाने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं उस देश के बारे में जो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, लेकिन हर साल लाखों बच्चे विदेश सिर्फ इसलिए चले जाते हैं क्योंकि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम गर्त में है। जो देश अपने आप को विश्व गुरु कहता है, लेकिन किसी भी मिलियनर का बिलियनर का बच्चा किसी दूसरे देश से यहां पर पढ़ने नहीं आता है। हम आज उस विश्व गुरु के बारे में बात करने वाले हैं जहां से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते ही हर माँ बाप ये चाहता है कि हमारे बच्चे को बाहर भेज दिया जाए। तो आज कुछ हम तथ्य जानेंगे और डिस्कशन करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये डिस्कशन, और मैं आपको थोड़ा सा एक बार रोड मैप बता देता हूं किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्कूल लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स है, उसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कॉलेज में, लेकिन बीच में एक ब्रिज आएगा, उस ब्रिज के अंदर इंडिया का यूथ फंसा हुआ है, और आखिरकार जब हम सब कुछ पढ़ लेंगे, हम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, उसके बाद में हमारे एम्प्लॉयमेंट का क्या। इन सब चीज़ों के बारे में हम पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जितने भी लोग देख रहे हैं कॉपी पेन साथ में लेके बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं, टीचर्स को भी दिखा सकते हैं। ये वीडियो सभी के लिए समान रूप से कारगर होने वाला है, सभी के लिए समान रूप से परिणाम देने वाला होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये कि जब हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं तो हम लोग यहां पर आज रूट कॉजेस की बात करेंगे कि क्या जड़ है जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं हमारे देश के अंदर चल रही है। किसी के इस्तीफा दे देने से,
किसी और के आ जाने से क्या पूरा सिस्टम बदल सकता है, एक बार देखते हैं। तो पहला कॉज जो है, मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है जो स्कूल के अंदर है और वो लगातार 90% या 95% लेकर आता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा? या फिर क्या इसका मतलब ये है कि वो इंटेलिजेंट है? सर कैसी बातें कर रहे हो? 95% अगर कोई लेकर आ रहा है तो उसका सक्सेसफुल होना तो तय है। और ये भी बात सही है कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, लेकिन इनमें से कुछ भी सत्य नहीं है। एक बार समझिएगा कि आज के युग में कैसे एक स्टूडेंट 90-95% बड़े आराम से ले आता है, लेकिन उसकी जो मानसिक स्थिति है वो अभी भी उस इंटेलिजेंट बच्चे की कैटेगरी में नहीं आ पाई है। तो एक बार हम लोग रूट कॉज के बारे में बात करेंगे। देखिए, किसी भी स्कूल के अंदर जब बच्चा पढ़ता है, सबसे पहले उसका टीचर क्या करता है, उसे 2 चैप्टर्स पढ़ाता है और उसका यूनिट 1 का टेस्ट का टाइम आ जाता है, तो 2 चैप्टर्स उसके यूनिट 1 में आ जाते हैं। फिर और 1-2 चैप्टर्स पढ़ाता है और उसके बाद में उसके यूनिट 2 वाले टेस्ट हो जाते हैं। लगभग लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास हाफ ईयरली और फरवरी में फाइनल एग्जाम होते हैं। जब पहला टेस्ट हुआ उसमें 2 चैप्टर्स आए, जो दूसरा टेस्ट हुआ उसके अंदर वो वाले 2 नहीं आए जो पहले आए थे, अब नए 2 चैप्टर्स आए। हाफ ईयरली के अंदर मान लेते हैं 3 से 4 चैप्टर्स आ गए, लेकिन ये वापस से दोबारा किसी एग्जाम में नहीं पूछे जाते। और फाइनल एग्जाम के टाइम पे तो स्कूल का वो टीचर 3 महीने पहले ही बच्चों को रिवीजन के नाम पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नाम पे वो सारे क्वेश्चंस दे देता है जो उसने एग्जाम पेपर में, क्वेश्चन पेपर के अंदर लिखे हैं। क्योंकि स्कूल का पेपर बनाने वाला कौन है? वही टीचर है। क्या करता है वो? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बेटा ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन सब के नाम पे आपको बेवकूफ बनाते हैं। और आप उन क्वेश्चंस को रट के 95% ले भी आते हो तो भी आपका मानसिक विकास नहीं हुआ। अब मानसिक विकास कैसे होता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार अपने पेरेंट्स से पूछेगा, क्या 2005 से पहले किसी के 90% आते थे? 90% आने वाले बच्चे लाखों में कोई एकाध होते थे, और अब लाखों बच्चे लेकर आते हैं। अगर आप 1990 से पहले जाएंगे, जब आपके पेरेंट्स पढ़ते थे, तो उस समय 60% लाना, 70% लाना मेरिट लिस्ट में लाने के बराबर होता था। 60% पे मेरिट में नाम आ जाता था किसी बच्चे का। क्या इसका मतलब ये है कि वो 60% लाकर आज बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहे हैं? आज देश उन्होंने ही चला रखा है। अगली बारी हम लोगों की है। अब जो युवा लोग पढ़ रहे हैं, आगे देश उन्हीं को चलाना है। डिफरेंस कितना आ गया? एक तरफ जो 60% वाले लोग हैं वो देश चला रहे हैं, और एक तरफ अब आएंगे 90% वाले बच्चे जो देश चलाएंगे। दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10th क्लास की बात करता हूँ, तो 10th क्लास में पहले 9th और 10th की पूरी पूरी किताब आती थी, और दोनों ही क्लासेस में साइंस की, मैथ्स की 2-2 किताबें होती थी। मतलब लगभग 4 किताब एक सब्जेक्ट में एक एग्जाम में पूछी जाती थी। लेकिन आज 4 चैप्टर भी ढंग से नहीं पूछे जाते, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाते हैं। आप सीबीएसई की बात कर लीजिए, आप इंटरनेशनल बोर्ड की बात कर लीजिए, सभी के अंदर क्या चल रहा है? आप सीबीएसई की बात करोगे तो सीबीएसई क्या करता है? एग्जाम से जस्ट पहले सैंपल पेपर्स देता है। अरे सर, गिनती के चैप्टर्स हैं, उसमें आपने 10 सैंपल पेपर बना दिए, उसमें से सवाल ही उतने बनते हैं जितने आपने सैंपल पेपर में दे दिए। अब अगर आप कैसा भी पेपर बनाएंगे तो बच्चे को तो क्वेश्चंस आप पहले से दे चुके हैं, ले आएगा इतने परसेंटेज। दिक्कत ये नहीं है कि परसेंटेज ले आएगा, 90% ले आएगा, मेरे को उससे दिक्कत नहीं है। दिक्कत पता है क्या है? कि 90% लाने वाला बच्चा ना अपने आप को सुपर डुपर इंटेलिजेंट समझता है। उसके पेरेंट्स, उसके रिश्तेदार और उसके खुद की अपने आप से एक्सपेक्टेशन पीक लेवल पर होती है। लेकिन अगर हम एक फैक्ट की बात करें, एक फैक्ट ये कहता है, इस बार ये 90% वाले बच्चे ना लगभग लगभग 1.25 लाख है, 1.8 लाख, जिनके 12वीं बोर्ड के अंदर 90% से ज्यादा नंबर आए हैं, और वो भी सिर्फ साइंस के स्ट्रीम के अंदर।
मतलब साइंस मैथ्स और साइंस बायो के स्टूडेंट्स को मिलाओगे तो लगभग 1,80,000 के आसपास बच्चे हैं जिनके 90% से ज़्यादा नंबर आए हैं। लेकिन आईआईटी और नीट दोनों में मिला के भी 90,000 1 लाख सीट से ज़्यादा नहीं है, दोनों के अंदर मिला के। इसका मतलब अगर आप सिर्फ 90% वाले बच्चों का ही एग्जाम लेंगे, उसमें से भी लगभग लगभग 40% लोग ही पास हो पाएंगे। लेकिन हर साल एग्जाम का फॉर्म भरने वाले 20 लाख 25 लाख बच्चे होते हैं। मैथमेटिकली इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि सबका सिलेक्शन हो जाए, या इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 90% वाले बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाए। तो क्यों हम लोग सिर्फ एक इस रैट रेस के पीछे भाग रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे के दिमाग पे तनाव आता है, उसे नहीं पता कि मुझे आगे क्या स्टेप्स लेने हैं। तो ये रहा एक पहला कॉज जिसकी वजह से स्कूल लेवल पर आपका कबाड़ा किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि आपका मानसिक विकास कैसे होगा। तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट क्या है। हमारे पास में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हम पहली क्लास से लेकर और 12वीं क्लास तक पढ़ते हैं, और उसके बाद कॉलेज में भी जाके बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो उन सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम लोगों ने सब्जेक्ट्स को समझा तो रूट कॉज हमें पता लग जाएगा कि क्यों हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। पहला मान लेते हैं कि हम मैथ्स की बात करते हैं, पहला सब्जेक्ट है आपका मैथ। सेकंड पे बात कर रहे हैं हम लोग साइंस की। थर्ड पे हम लोग बात कर रहे हैं लैंग्वेज, जिसके अंदर आपकी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, पारसी, पंजाबी सारी लैंग्वेजेस आ सकती हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस के बारे में, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। किसी भी स्कूल के अंदर अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर देखोगे तो इन्हीं 5 चीजों के पीछे पूरा का पूरा बेसिक आपका कॉन्सेप्ट चलता है। तो सबसे पहले हम लोग मैथ की बात करते हैं। तो मैथ्स को इंट्रोड्यूस करने का जो रीजन था किसी भी एजुकेशन पॉलिसी में या किसी भी एजुकेशन सिस्टम के अंदर, मैथ्स को इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जब आप इसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो आपके ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, वो डेवलप होंगी, या आपके न्यूरल कनेक्शंस एक्स्ट्रा बनेंगे, आप मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होंगे। आप ये पाएंगे कि दुनिया के अंदर जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग है, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो अपने फील्ड के मास्टर अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका होता है कि उन्हें अब किसी भी प्रकार की कोई परेशानी सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर उनकी लाइफ में आ जाती है तो बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला कॉज था मैथ्स को लाना ताकि एक बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट हो सके। सेकंड हमारे पास में आता है साइंस। साइंस को लाने का सबसे बड़ा रीजन था कि यू गेट टू क्वेश्चन द थिंग्स व्हाई दे आर हैपनिंग। मतलब अगर मेरे सिर पे एप्पल गिरा है तो क्यों गिरा है। अगर आपने सवाल पूछ लिया अपने आप से तो हो सकता है कि आप लाइफ में बहुत कुछ नया इन्वेंट कर पाए, कुछ नया डिस्कवर कर पाए। तो अगर आपके अंदर सवाल पूछने की एबिलिटी है, इसका मतलब आपकी साइंस बहुत स्ट्रांग है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैथमेटिक्स में आपको 2+2 करना आता है तो ही आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है। मैथमेटिक्स स्ट्रांग होने का मतलब है कि आपका मेंटल डेवलपमेंट हो चुका है। साइंस स्ट्रांग होने का मतलब है आप क्वेश्चंस पूछने लगे हो कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक साइंस के स्टूडेंट की बात करते हैं, नीट का एग्जाम दिया, डॉक्टर बन गया। डॉक्टर का सबसे पहला काम क्या होता है कि जो भी पेशेंट आया उसके हालात को देखते हुए अपने आप से सवाल पूछना कि इसके ऐसे हालात क्यों हुए। तो साइंस का रीजन ये था। तीसरा आता है हमारे पास में लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारे लिए एक कम्युनिकेशन का जरिया है। जब आप इंसानों की बात करते हो तो सबसे पहली नीड जो है इंसान की वो है कम्युनिकेट करना, और उसके लिए आपको एक मीडियम चाहिए। चाहे वो हिंदी हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो सकता है, चाहे वो उर्दू हो सकता है, चाहे वो पंजाबी हो सकता है, फारसी हो सकता है, मराठी हो सकता है, व्हाट्सोएवर, बट आपको किसी से भी कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की जरूरत है। चौथा आता है आपका सोशल साइंस, जिसके अंदर आपकी हिस्ट्री आती है, आपकी ज्योग्राफी आती है, आपकी पॉलिटिक्स आती है, और आपकी इकोनॉमिक्स आती है। मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग कैसे बनेंगे, आप पॉलिटिकली लोगों से कैसे कनेक्ट होंगे, आपका ज्योग्राफिकल एरिया कितना है, और आपकी हिस्ट्री क्या रही है, जिससे आप आगे उन चीजों को, उन गलतियों को ना दोहराएं, या हिस्ट्री में जो भी चीजें अच्छी हुई हैं उनको देखकर सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। सोशल साइंस को लाने का रीजन ये था बिकॉज ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। इंसान को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। और लास्ट में आता है आपका स्पोर्ट्स।
स्पोर्ट्स को लाने का ये रीज़न था कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ता है तो वो फिजिकली फिट रह सके। तो अगर मान लो आप फिजिकली फिट नहीं है तो साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज, इन सभी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इंडिया के स्कूल्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जब स्पोर्ट्स का पीरियड आता है तो कोई मैथ्स का टीचर आके बोल देता है कि आज की भाई स्पोर्ट्स की जो क्लास है तुम्हारी कैंसिल और तुम्हारी क्लास मैं लूंगी। या साइंस की टीचर आ जाती है कि बेटा इस बार तो केमिस्ट्री का सिलेबस पीछे चल रहा है, हम लोग आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो आपका स्पोर्ट्स का टाइम खत्म। तो जब तक टीचर्स ही ये नहीं समझेंगे कि क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया, तब तक इन सब चीज़ों के ऊपर चाहे कुछ भी होता रहे, चाहे कितने भी रेजिग्नेशंस आते रहें, चीज़ें एट द एंड वही रहने वाली है ना। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं हायरार्की के बारे में, है ना, कि स्कूल्स के अंदर हायरार्की किस तरीके से चलती है ना। और उससे पहले हम लोग ये देखेंगे कि स्कूल के जो टीचर्स हैं उनकी क्या कमियां हैं, है ना। हम लोगों ने अभी बात करी कि टीचर्स क्या क्या गड़बड़े कर देते हैं, तो एक बार हम लोग आगे देखते हैं कि टीचर्स की क्या कमियां रह जाती है। अब टीचर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो आपके गवर्नमेंट स्कूल वाले टीचर्स हैं, गवर्नमेंट टीचर्स, और दूसरे हैं आपके प्राइवेट स्कूल के टीचर्स, है ना। अगर आप इनकी बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल वालों की, ये हाईली क्वालिफाइड होते हैं, ये हाईली क्वालिफाइड होते हैं, और इनके कंपैरिजन में प्राइवेट स्कूल्स वाले जो टीचर्स होते हैं कभी कभी इनके बराबर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनसे लेस क्वालिफाइड होते हैं। ठीक है। अब अगर इन लोगों की बात करें तो आप देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बोला जाता है कि पढ़ाई बहुत अच्छे से नहीं होती। उसके पीछे के दो सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण तो यह कि भैया टीचर को पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड, कि भैया हमारी तो एक सरकारी नौकरी लग चुकी है और अब हम पढ़ाएं ना पढ़ाएं उस चीज से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग आएंगे, टिफिन खोलेंगे, खाएंगे, चले जाएंगे। स्कूल के बच्चे को बुलाएंगे, बेटा घर पे क्या बना था, खेत में क्या उगा रखा है, घर पे छाछ है, ये सारी चीज़ें बच्चों से मंगवाएंगे, बढ़िया तरीके से लंच करेंगे और फिर अपने घर जाकर आराम करेंगे, क्योंकि कोई डर नहीं है। दूसरी ओर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को देखेंगे तो वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट टीचर बनने की तैयारी। उनको क्या बनना है, उनको बनना है गवर्नमेंट टीचर। उनको गवर्नमेंट टीचर बनना है, इसलिए उनका बच्चों पे ध्यान नहीं है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर कोई टीचर है जो इंटरेस्टेड है पढ़ाने में, टीचर इंटरेस्टेड तो है, लेकिन सरकार ने उसको जनगणना के लिए लगा दिया, उसको पोलियो की ड्रॉप पिलाने के लिए लगा दिया, उसको बोला गया कि भाई कोविड है, लोगों को अवेयरनेस करो, लोगों की अवेयरनेस बढ़ाओ। इन सब कामों में एक सरकारी टीचर को लगा दिया जाता है। प्राइवेट स्कूलों में जब बात करते तो प्राइवेट स्कूलों का तो मैं आपको तरीका बता ही चुका हूं, किस तरीके से कबाड़ा कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमारे स्कूल लेवल पर बच्चों का कबाड़ा और सत्यानाश होता रहता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब एक बार स्कूल की हायरार्की समझते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या खत्म करना पड़ेगा, हमें स्कूल की हायरार्की खत्म करनी पड़ेगी। आप जब भी स्कूल को देखेंगे, अगर आप सरकारी स्कूल की बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं, तो सरकारी स्कूल मेनली तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है, एक जो स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव टॉलरेट करती है या मैनेज करती है, और तीसरे लेवल पर आते हैं जो म्युनिसिपल लेवल पर स्कूल्स होते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो क्या आ गया, सेंट्रल बेस्ड, जो सेंट्रल से सारा बजट आता है, जैसे आपके केवी स्कूल्स हो गए या सैनिक स्कूल हो गए, मिलिट्री स्कूल हो गए। और दूसरी तरफ आ जाते हैं आपके स्टेट और म्युनिसिपल लेवल वाले। अगर आप इन सभी को जब देखेंगे, यहां पे लगभग हर बच्चे के ऊपर सरकार 60 से 80 हजार रुपए खर्च करती है पर ईयर, पर ईयर पर स्टूडेंट।
है ना। और अगर आप स्टेट और म्युनिसिपल लेवल पे देखोगे तो यहां पे लगभग लगभग 25 से 35 हजार पर ईयर पर स्टूडेंट सरकार खर्च करती है। तो ऐसा कहना भी सही नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर तो जो लोग बाग फीस मांगते हैं बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में उतनी फीस आपसे मांगी नहीं जा रही है, लेकिन हर बच्चे पे सरकार इतना खर्च करती है। आप जाके देख लीजिएगा अपने आसपास के किसी भी सरकारी स्कूल के अंदर जहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके स्कूल का पूरे साल का बजट क्या है, वहां पे कितनी फैसिलिटीज दी जा रही हैं सरकार के द्वारा, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और उसका रिटर्न उनको क्या मिलता है। ये टीचर्स आइदर दे आर नॉट इंटरेस्टेड, एंड इफ दे आर इंटरेस्टेड उनको इतनी सारी प्रॉब्लम्स में उलझाए रखा जाता है कि एक सरकारी टीचर के पास में टाइम ही नहीं बचता पढ़ाने का, है ना। तो स्कूल लेवल पे इस तरीके से आपका कबाड़ा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जाने वाले हैं कॉलेज लेवल पर, है ना। और कॉलेज लेवल पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा आफ्टर स्कूल की बात करनी पड़ेगी। आफ्टर स्कूल से कॉलेज तक पहुंचने का जो सफर रहता है, जो आपका ब्रिज वाला टाइम रहता है, उसके अंदर आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाता है एक ऐसी दुनिया से इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसे बोलते हैं कंपटीशन एग्जाम की दुनिया। और इस दुनिया के अंदर आपको ऐसे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर धकेल दिया जाता है, क्योंकि आप 90% लेके बैठे हैं भैया। आपके पास में नीट का एग्जाम है, आपके पास में जेई का एग्जाम है, आपके पास में सीए का एग्जाम है, आपके पास में मान लेते हैं सीयूटी का एग्जाम है। ऐसे मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर मैथमेटिकली पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड इज नियरली 1 to 2%। सिर्फ इतने लोग सेलेक्ट हो पाते हैं अगर हम लोग अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं। लेकिन अगर फिर भी हम ओवरऑल भी देखेंगे, मान लेते हैं कि 10% बच्चे सेलेक्ट हो गए, 90% बच्चे तो अब भी फेलियर हैं। अब दिक्कत यह आती है कि उन स्टूडेंट्स के पास में कोई मेंटरशिप नहीं है, नो मेंटरशिप। उनको पता ही नहीं है कि अगर मेरा इस एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे आगे करना क्या है। आप देखते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट होता है और अगले दिन खबर आती है कि मुन्ना पंखे से लटक गया, मुन्नी जो है वो सातवीं मंजिल पे चढ़ के कूद गई है, और देश के अंदर 15-20 सुसाइड जो हैं हर ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नेक्स्ट डे आपको अखबार में छपे हुए दिखते हैं। उसका रीजन उसका रीजन क्या है भैया? 90% लेके आए थे बच्चों ने, अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे कि हम तो इस एग्जाम को फोड़ देंगे। लेकिन इस एग्जाम की कमी यह है कि इसके अंदर सिलेक्शन रेट जो है इतना सा है, 23 लाख में से मात्र 50,000 बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं। कहाँ कोई सिलेक्शन रेशियो बचा? सिलेक्शन रेशियो तो खत्म है। अब सिलेक्शन रेशियो अगर खत्म है और बच्चे को ये नहीं पता कि हम लोग आगे क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ये सब तो आएंगे। ये सब आना लाजमी है। बच्चे को नहीं पता, उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर इतना प्रेशर डाला था कि वो अब उस प्रेशर से उभर नहीं पा रहा है, क्योंकि किसी के माँ बाप ने गहने गिरवी रखे थे, किसी ने घर को गिरवी रखा था, किसी ने जमीन बेची थी ताकि वो अपने बच्चे को बड़े बड़े सिटीज में जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स बैठे हुए हैं वो उनको पढ़ाएंगे और सेलेक्ट करवाएंगे। लेकिन सच्चाई से ये कहीं परे है ना। तो एक रही ये बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दुनिया की। आगे जब हम लोग बात करेंगे तो स्टूडेंट्स के लिए इन एग्जाम्स को देने के बाद में कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, नीट एग्जाम दिया, है ना, मानते हैं हम 52,000 सीट्स है और इस बार 2026 के अंदर सरकार ने कुछ सीट्स बढ़ाई हैं, तो नीट के अंदर लगभग लगभग 62,000 सीट्स जो हैं सरकारी हो चुकी हैं, है ना। अब 62,000 सीट्स के बाद में जो बच्चे बचते हैं, तो 23 लाख में से लगभग लगभग 22,40,000 बच्चे, उनका फ्यूचर क्या होगा?
तो उसके लिए आपको ये पता होनी चाहिए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास में जहां जहां आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नीट एग्जाम से ही आपको बीडीएस के भी कॉलेज मिलते हैं, ये बात मैक्सिमम लोगों को पता होती है। लेकिन बीडीएस के बाद में वेटरनरी आता है, ये शायद कुछ 70% लोगों को पता होती है। उसके बाद में बीएचएमएस आता है, ये 50% लोगों को पता होती है। उसके बाद में बीएएमएस आता है, ये शायद लोगों को पता ही नहीं है। उसके बाद में बीएसएमएस आता है और उसके बाद में बीयूएमएस आता है। मतलब आपके पास में आयुर्वेदा है, आपके पास में होम्योपैथी है, आपके पास में यूनानी है, आपके पास में सिद्धा है और आपके पास में वेटरनरी है। ये सारी ब्रांचेस जो हैं ये सभी नीट के थ्रू ही मिलती हैं। लेकिन अगर आपका नीट का एग्जाम साइड में रख देते हैं कि आपका नीट में किसी भी स्ट्रीम में नहीं हुआ, तो जब आप बीएससी में जाते हैं तो बीएससी के बाद में जब आप एमएससी तक पहुंचते हैं तो आपके पास में मल्टीपल ब्रांचेस होती है साइंस की, मल्टीपल ब्रांचेस होती है मैथमेटिक्स की, है ना। चाहे आप जेई एग्जाम दे के आ रहे हो, जेई एग्जाम में तो चलो अच्छा है कि अटेम्प्ट्स की कमी है, तो बहुत ज़्यादा बच्चे बर्बाद नहीं होते जितने नीट में होते हैं। हर साल 20-25 लाख बच्चे बर्बाद होते हैं। खैर, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम लोग पहुंचेंगे कॉलेज के अंदर, कि कॉलेज के अंदर जाने के बाद में स्टूडेंट्स का क्या होता है ना। तो कॉलेज में जब हम लोग पहुंचते हैं तो कॉलेज में मिलते हैं आपके बहुत प्यारे प्यारे से, जिनके सिर पर बाल नहीं हैं, वो प्रोफेसर्स, है ना। अब प्रोफेसर्स की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आप मान लेते हैं कि आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, है ना, आप मेडिकल कॉलेज में पहुंचे, है ना, या फिर मान लेते हैं आप इंडिया के टॉप आईआईटी में पहुंच गए हैं। भैया सबसे पहली बात तो इतना ज़्यादा कंपटीशन क्रैक करके आप एक स्पेसिफिक कॉलेज में पहुंचे। अब वहाँ के हालात मैं आपको बताने वाला हूँ कि वहाँ पे किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो ये बात मान ली गई है कि आपको कोई भी प्रोफेसर आके नहीं पढ़ाएगा। दिस इज एक्सेप्टेड। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ने एक्सपेक्ट कर रखा है या एक्सेप्ट कर रखा है कि कोई भी प्रोफेसर आपको आके नहीं पढ़ाएगा, आपको खुद ही पढ़ना है। आपको प्रेप लेडर का कोर्स लेना है, आपको मैरो का कोर्स लेना है, आपको XYZ किसी ना किसी का कोर्स लेके और पूरे 5 साल खुद से पढ़ना है, या फिर या तो आप सेल्फ स्टडी करके पढ़ो, या फिर क्या करोगे आप, या फिर आप कोई कोई सब्सक्रिप्शन ले लेंगे जो अगेन साल का लगभग 50,000 रुपए चार्ज करता है, 60,000 रुपए चार्ज करता है। तो आपके इस हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देने के बाद में एक सरकारी कॉलेज तक पहुंचने का फायदा क्या हुआ? जब वहां के टीचर्स आपको पढ़ाने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और सेकंड चीज जो और भी ज्यादा जरूरी है समझना, 95% of the medical college professors are not capable of teaching. उनको पढ़ाना नहीं आता है, उनके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, दे आर नॉलेजेबल, दे आर नॉलेजेबल बट नॉट केपेबल टू टीच। उन्हें पढ़ाना ही नहीं आता है। भैया आपने एमबीबीएस कर ली या आपने पीएचडी कर ली, आपके पास में अथाह नॉलेज है, लेकिन आप नॉलेज को ट्रांसफर करना नहीं जानते, तो आपके प्रोफेसर बनने का क्या फायदा है? और सरकार उनको 2.5-3 लाख रुपए दे रही है महीने का पढ़ाने के लिए, लेकिन उनको पढ़ाना नहीं आता। जिनको पढ़ाना आता है उनको इंटरेस्ट नहीं है। खैर, आप आईआईटीज में जाके देखो, आईआईटीज के क्या हालात हैं। आईआईटीज में टीचर सिर्फ ये प्रूव करने के लिए लगे हुए हैं, दे आर जस्ट प्रूविंग देमसेल्फ, जस्ट प्रूविंग देमसेल्फ। अभी लास्ट ईयर आईआईटी खड़गपुर से एक न्यूज आती है कि वहां की प्रोफेसर ने स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर बनाया और उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर टीचर ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, यू कैन यूज कैलकुलेटर, you can use internet, you can use any AI, you can go through any book, you can ask any other teachers from wherever you want in the world। ठीक है, आप किसी से भी किसी भी प्रकार की सहायता ले सकते हैं। आपके पास में कल तक का समय है, ये 2 सवाल है, इनको सॉल्व करके दिखा देना और उस
पेपर के अंदर एक भी बच्चा ऐसा नहीं था जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाए। आईआईटी खड़गपुर इंडिया का सबसे पुराना आईआईटी, जहां पर टीचर सिर्फ ये प्रूव करना चाहता है कि देखो मुझे इतना सब कुछ आता है, तुम्हें नहीं आता। तुम किसी से भी पूछ लो, कोई नहीं बता पाएगा इसका आंसर। क्या प्रूव करना चाहते हो भाई? इंडिया का टॉप ब्रेन आईआईटी में पहुंचता है, और वो भी आईआईटी खड़गपुर जैसे कॉलेज में पहुंचने के लिए बच्चा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होना जरूरी है। उसका मेंटल लेवल इस लेवल पर होता है कि पूरे इंडिया के सभी यूथ को पीछे छोड़ के आया है वो। और एट द एंड उसे क्या मिल रहा है? एक प्रोफेसर आके बोलता है बेटा तेरे में है दम तो सॉल्व करके दिखा दे। इसका मतलब वो सिर्फ प्रूव करने में लगे हुए हैं कि भैया तुम्हें कुछ नहीं आता है। इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के बाद में जो बच्चा इंडिया का ब्रिलियंट ब्रेन वहां पे पहुंच रहा है, उसको आप सिखा तो रहे नहीं हो, आप सिर्फ उसको पेपर दे रहे हो, बेटा फेल हो जाएगा तू, दम है तो करके दिखा दे। चाहे किसी से पूछ ले, चाहे गूगल से पूछ ले, चैट जीपीटी जवाब देता है कि भैया मेरे बस की बात नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करना। हाइजनबर्ग तुमने बनाया है क्या, या तुम हाइजनबर्ग हो क्या? हाइजनबर्ग ने भी अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जब बताया था तो लिख के समझाया था, जिसको आज आज तक हम बच्चों को समझाते हैं। न्यूटन के जितने भी लॉज थे वो सारे वो समझा के गया था। किसी के सिर पे जब एप्पल गिरा था ना, तो इसने ये नहीं बोला था कि तुम बताओ इसका जवाब क्या, उसने बताया था कि इसलिए एप्पल गिरा है, ग्रेविटेशन एग्जिस्ट करता है। ग्रेविटेशन के पीछे की पूरी कैलकुलेशंस करके बताई। और आज वो सभी टीचर्स जो हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अगर वो एक क्वेश्चन रख के चला जाता कि भाई क्यों गिरा बताओ, कितनी स्पीड से गिरेगा बताओ, इस बात का कोई सेंस नहीं था। और ईगो तो इन लोगों का ऐसा होता है जैसे कि प्रधानमंत्री यही बन के बैठे हैं। चाहे कोई भी टीचर हो, किसी भी कॉलेज का टीचर हो, किसी भी कॉलेज का प्रोफेसर हो, वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। उनका ईगो जो है वो टॉप नॉच होता है। मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स पीछे लगे रहते हैं कि सर हम आए थे, हमारी अटेंडेंस हो गई है, आप इस पे साइन कर दीजिए। और प्रोफेसर बोलता है बेटा कल आना, और उसी बच्चे के सामने अपने साथी प्रोफेसर को फोन करके बोलता सर फ्री टाइम है, चाय पीने चलें क्या? मेडिकल कॉलेज के 95% स्टूडेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रोफेसर्स, जिनकी ड्यूटी ये है कि उनको वो वहां पे पढ़ाएं। दूसरी चीज, हम छोड़ देते हैं मेडिकल कॉलेजेस को, आईआईटीज को, या टॉप अकाउंटेंसी कॉलेजेस को, हम नॉर्मल बीएससी लेवल के कॉलेज पे आ जाते हैं। और ये बात तो हमेशा ही याद रखनी है आपको कि अगर प्रोफेसर है, डजंट मैटर उसको कितना आता है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में एसोसिएटेड है, चाहे आईआईटी हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे बीएससी कॉलेज हो, चाहे सरकारी कॉलेज हो, कुछ भी हो, अगर उसके नाम के आगे प्रोफेसर लगा हुआ है ना, तो एक चीज आपको मिलेगी और दैट इज ईगो। वो स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं समझता, जो उसके लिए सब कुछ होने चाहिए उसे वो कुछ भी नहीं समझता। ठीक है, आप बीएससी लेवल पर आ जाइए, या आप बीए की बात कर लीजिए, आप बीकॉम की बात कर लीजिए, आप बैचलर्स लेवल के किसी भी एग्जाम की या किसी भी डिग्री की बात करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि वहां से पढ़ के निकलने वाले स्टूडेंट्स, वहां से पढ़ के निकलने वाले स्टूडेंट्स के पास में इतनी कैपेबिलिटीज होती ही नहीं है कि रियल लाइफ में जो उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं उसके स्किल्स उसके पास में हो। मतलब बीएससी के अंदर, बीए के अंदर, बीकॉम के अंदर जो स्किल्स सिखाए जा रहे हैं आर नॉट यूजफुल इन रियल लाइफ। जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, रियल लाइफ की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, उनके अंदर इनके स्किल्स का कोई यूज नहीं है, कोई भी यूज नहीं है। आपने अपने अड़ोस पड़ोस में जितने भी बैचलर्स किए हुए लोग देखे होंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा कि जब उन्होंने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया, मान लेते हैं किसी ने बीए किया था, है ना, अब बीए से रिलेटेड कोई भी जॉब है, उसके लिए उसके पास स्किल्स नहीं है, ये मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं। इसी वजह से ज्यादातर लोग ये सब बैचलर डिग्रीज करने के बाद में
एक चीज की तैयारी करते हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम। हमने एक डिग्री ली जिसके हम अंदर हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जिसका किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है गवर्नमेंट सर्विस एग्जाम में। वो कुछ वहां पे नया सीखेंगे आप, और फिर अगेन जब गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम देंगे तो परसेंटेज तो कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। सिलेक्शन रेशियो तो वहां पे खत्म पड़ा है। तो एम्प्लॉयमेंट आएगा कहां से? तो अब हम लोग बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो अगर एम्प्लॉयमेंट को देखते हैं तो दो तरह का क्राइटेरिया देखने को मिलता है। एक वो लोग जो अनएजुकेटेड है, एक वो लोग जो अनएजुकेटेड है, और दूसरे वो लोग जो एजुकेटेड है। अनएजुकेटेड लोगों के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो अनएजुकेटेड लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग लगभग 3% है। वो लगभग लगभग 3% है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनके अंदर, जैसे मान लेते हैं दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक वो जिन्होंने स्कूल तक पढ़ाई करी है, और एक वो जिन्होंने डिग्री ले रखी है, जिन्होंने ग्रेजुएशन करी है। एक वो जो स्कूल लेवल पे पढ़े हुए हैं और एक वो लोग जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। तो जिन्होंने स्कूल लेवल तक पढ़ाई करी है उनका अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो है लगभग लगभग 6 से 9%। मतलब हर 100 में से 6 से 9 लोग ऐसे होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यहां पे है कि एजुकेटेड होने के बाद भी, ग्रेजुएट होने के बाद भी इंडिया के अंदर ऐसे लोग लगभग लगभग 20 से 29% के बीच में पाए जाते हैं, विच इज अ बिग रीजन टू वरी। हम लोगों ने एजुकेशन इसलिए स्टार्ट करी थी ताकि लोग अपनी लाइफ के अंदर सेटल हो सकें, लेकिन एजुकेटेड लोग ही वो हैं जो अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाते प्रॉपरली, क्योंकि छोटे काम उनको करने में शर्म आती है और बड़े काम उनको कोई देता नहीं है, क्योंकि उनके पास में वो कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जिसके लिए उनको कोई भी कंपनी आकर हायर करे। ठीक है, अब यहां से दो चीजें निकल के आती है कि इसका रीजन क्या है। अगर हम इसके कोर रीजन की बात करेंगे, देखो हम लोग रीजन के लिए ही बात करने आए हैं यहां पर। अगर इसके कोर रीजन की बात करें तो यहां से दो रीजन निकल के आते हैं। एक तो ये कि वो अनस्किल्ड है। पहली बात तो वो अनस्किल्ड है। दूसरी बात, इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है और इस पॉपुलेशन में जितने ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं उनका नंबर इतना ज्यादा हाई है, नंबर सो हाई दैट नो इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड कैन हैंडल दैट। इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना दुनिया के किसी भी इकोनॉमी के लिए पॉसिबल नहीं है। पहली बात स्किल नहीं है, और दूसरी बात इतने ज्यादा लोग हैं इनका कोई मतलब नहीं है। अब इतने ज्यादा लोग क्यों हैं उसका भी रीजन समझिए। इन एग्जाम्स की तैयारी के दौरान आधे से ज्यादा लोग इन कॉलेजेस में एडमिशन करवा लेते हैं। इन्होंने कॉलेज की कभी शक्ल भी नहीं देखी होती। जाहिर सी बात है, जब उनको पहली बात तो कॉलेज में जाने के बाद भी स्किल नहीं सिखा रहे हैं और ये तो कॉलेज भी नहीं गए हैं, तो एट द एंड क्या निकल के आएगा? देर आर नो स्किल्स लेफ्ट। और सेकंड बात ये है कि इंडिया के अंदर कोई भी बिजनेस करना नहीं सिखाता है। बिजनेस करना कोई भी नहीं सिखाता है, एम्प्लॉयमेंट देना कोई नहीं सिखाता है, एम्प्लॉय बनना हर कोई सिखा रहा है। एजुकेशन सिस्टम इसी तरह का बना हुआ है कि सुबह भैया आपको 7 बजे उठ के पहुंचना है, पूरे दिन काम करना है, घर पे आपको आके होमवर्क दिया जाएगा, वो स्कूल लेवल पे बात होती है। कॉलेज लेवल पे आपको वहीं पे पूरे दिन रोक लिया जाता है, और जॉब में जाएंगे तो भी आपका काम वही है, सुबह उठना है, जाना है, एक डिसिप्लिन्ड फॉर्मेट में रहना है, सुबह जाते ही लाइन लगानी है, जाके प्रॉपर फॉर्मेट में काम करना है, एक स्पेसिफिक ड्रेस को फॉलो करना है, और वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ एम्प्लॉय बनाने के लिए करवाई जा रही हैं। एम्प्लॉयमेंट देने के लिए आपको इंडिया में कोई कुछ नहीं सिखा रहा है। इसलिए आज हम अपने आप को विश्वगुरु बहुत ही शान से बोलते हैं, आंखें बंद करके। इसके अगर बाद की बात करें हम लोग, इसके बाद की बात लोग करें, है ना, तो मान लेते हैं कि ये लोग जो हैं, ये लोग
एजुकेटेड हो गए, मान लेते हैं कि वहां से भी एजुकेट होके इनका सिलेक्शन हो गया और ये लोग इन कॉलेजेस में पहुंच गए, एट द एंड क्या होगा? एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया के लोग चाहे किसी भी लेवल पर ग्रेजुएट हो, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग तैयारी फिर से शुरू कर देते हैं यूपीएससी। इंडिया के टॉप आईआईटी से पढ़ने वाला बच्चा अब यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। यूपीएससी क्रैक करना उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट तो है, क्योंकि वहाँ पे तो सिलेक्शन रेशियो और गिरा हुआ है। हर साल लाखों बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और 400 के आसपास आईएएस और आईपीएस बनते हैं हर साल। सिलेक्शन रेशियो और भी ज़्यादा गिरा हुआ है। इंडिया का यूथ यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, और ऐसे तमाम जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इंडिया का जो यूथ है ना, और यूथ का मेरा मतलब है 20 से 25 साल के बीच में जो युवा है, जो एक यूथ के प्राइम ईयर्स होते हैं, जब उसके पास में पूरी दुनिया को बदलने की एनर्जी होती है, वो इन एग्जाम्स के चक्कर में अपने टाइम को वेस्ट कर देता है। क्योंकि इंडिया के किसी भी सिस्टम ने किसी भी लेवल पर उसको इस लायक नहीं बनाया कि वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। वो सिर्फ एम्प्लॉय बनने के लिए आपको ट्रेन करते हैं, और एट द एंड आपको एम्प्लॉयमेंट भी, हालात देख सकते हैं आप, 10 में से लगभग 3 लोग एजुकेटेड होने के बाद में, ग्रेजुएट होने के बाद में भी अनएम्प्लॉयड है। तो ये कुछ रीजंस थे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट के। खैर, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे युवा को बर्बाद कर रही है। कौन सी चीजें हैं? सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, मैं यहां पर लिख के जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फेक डोपामिन। और दुनिया के जो एक्चुअल विश्व गुरु है ना, वो इस चीज का धंधा करते हैं कि वो आपको फेक डोपामिन दे सके। फेक डोपामिन से क्या मतलब है? आपको एक इंस्टेंट की खुशी मिलेगी, इंस्टेंट खुशी मिलेगी, जिसके पीछे आप पूरी जिंदगी पागलों की तरह भागते रहेंगे। चाहे वो इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स हो सकती हैं, चाहे वो आपके जितने भी सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है जहाँ पे आप हर समय कुछ ना कुछ देखते रहना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप उसे बंद करेंगे तो आपके अंदर बेचैनी होने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको हर 30 सेकंड की रील में डोपामिन शूट होता है और आपको अच्छा लगता है, तो आप वापस वही चीज़ करने लगते हैं। एक स्टडी के मुताबिक ये कहा गया है कि जो रील्स से होने वाला नशा है वो किसी अल्कोहल, टोबैको, स्मैक, चरस, गांजा कुछ भी हो सकता है, उससे ज़्यादा होता है। और ये जो फेक डोपामिन है जो आपको मोबाइल स्क्रीन से मिलता है, ये किसी भी एक सीरियस नशे से ज्यादा एडिक्टिव है। और दुनिया के जितने भी ऐसे कंट्रीज हैं जो डेवलप्ड हैं, वो आपको सिर्फ यही बेच रहे हैं। इससे होता कुछ नहीं है, दिक्कत ये आ जाती है कि हर 30 सेकंड में, एवरी 30 सेकंड, योर इमोशन आर चेंजिंग। आपके हर 30 सेकंड में इमोशन बदल जाते हैं। एक रील आई, खुशी का एहसास हुआ, आपने 30 सेकंड बाद स्क्रॉल कर दी। गम का एहसास हुआ, हो सकता है उसके अंदर किसी का एक्सीडेंट हो गया। तीसरी रील आई, कोई मोटिवेशन देके चला गया, आपको लाइफ के अंदर मोटिवेशन मिल गया, फिर आपने उसको स्क्रॉल कर दिया। चौथी रील आई, अब आपको गुस्सा आ गया। पांचवी रील आई, अब आपके अंदर एटीट्यूड आ गया। हर 30 सेकंड के अंदर आपका एटीट्यूड, आपका गुस्सा, आपका मूड बदल रहा है। एट द एंड जब आप पढ़ने बैठेंगे, ये जितने भी एग्जाम है, ये एग्जाम देख लो, आप इनको देख लो, आप कहीं भी चले जाओ, विदाउट 10 आवर्स ऑफ स्टडी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दैट इज फैक्ट। इसको कोई नहीं बदल सकता, क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन है। बिना 10 घंटे आप एक बार में बैठे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आपका फोकस कितना हो चुका है? 30 सेकेंड्स का।
30 सेकंड से ज़्यादा फोकस ही नहीं कर पाते। उसके बाद आपको तुरंत कुछ नया चाहिए। आप कैसे किसी किताब के साथ बैठ के दिन के 3-4 घंटे लगातार पढ़ेंगे 2-3 बार में? 10 घंटे पूरे करने ही करने हैं। चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे आप यहाँ पे चले जाओ यूपीएससी ऐसे किसी में चले जाओ, 10 घंटे की तो पढ़ाई करनी ही करनी है। फोकस आपका है नहीं। खैर, ये कुछ एक बातें थी, हम लोग इसके आगे भी डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इन चीज़ों को समझिए, इन चीज़ों के ऊपर विचार विमर्श कीजिए, और मुझे भी सजेशंस दीजिए कि इन सब चीज़ों में हम लोग कैसे सुधार कर सकते हैं और कैसे हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम सुधर सकता है। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे देने से, नए एजुकेशन मिनिस्टर को पोस्ट देने से सब कुछ नहीं बदल जाएगा। बदलेगा तब जब हम रूट कॉज पे काम करेंगे। और रूट कॉज के कुछ एक पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ में डिस्कस किए हैं। कमेंट्स के अंदर सभी लोग बताना कि आपको इन सब को देखने के बाद में क्या महसूस हुआ और क्या आप भी इन सभी प्रॉब्लम्स से ग्रसित हैं। कमेंट डाउन बिलो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, जब हम लोग इससे आगे और चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।